बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे नाज़रीन। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं रूही एटन और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान दौरी। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम मुश्किलों परेशानियों का हल जो है वो इसी में ही है। और जितना आप दुरूद पाक जुमे के दिन कसरत से पढ़ते हैं उसका जवाब जो है खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देते हैं। और इसके साथ ही हमेशा अल्लाह के साथ जो आपका एक ताल्लुक है उसको हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। आजकल हम देखते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं, हमारे यहाँ बहुत मसाइल हैं, बहुत परेशानियां हैं। जब आप अल्लाह की तरफ जो है वो सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से रजू करते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका हल जो है वो आसान हो जाता है और बड़ा ही सुकून आ जाता है। हमेशा एक बात जो अपने प्रोग्राम में आगाज़ करती हूँ कि हमेशा लोगों के लिए आसानियां बांटें, लोगों में खुशियां बांटें, मोहब्बतें बांटें। यही ज़िंदगी का वो है असूल भी होना चाहिए कि आप लोगों में खुशियां तकसीम करें। और इसके साथ साथ एक बात करूंगी कि जिस तरह हमारी मुल्की सूरत हाल है उसमें आज के दिन जो है स्पेशली इज्तिमाई दुआ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम अगर बात करें महंगाई की, बेरोज़गारी की, लोगों के लिए एक वक्त की रोटी खाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। तो इन हालात में जो है वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। उसके साथ जो तुर्की के और शाम के हवाले से मैं बात करूँगी कि उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है कि वो लोग एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। और इसके साथ ही आज हमारी रूही की रिपोर्टर सुहीरा तारिक की बर्थडे है, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा आसानियां करें, इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सुहीरा। और इसके साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। आपको पता है कि हमारे यहाँ मुल्तान में जो है PSL के हवाले से अगर हम बात करें, जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी मुश्किलात भी हैं। इस टाइम हम देखते हैं ट्रैफिक के हवाले से, प्रोटोकॉल के हवाले से। तो जितने भी यहाँ पे हमारे अफसरान हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जो लोग मुश्किलात फेस कर रहे थे उनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की आसानी करें। और स्पेशली एम्बुलेंसेज के हवाले से जो इमरजेंसी है कि उसमें लोग जो है कि किसी की जानें जा सकती हैं अगर आप उनकी कोई भी उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो इस तरह एम्बुलेंसेज के हवाले से जो है लाजमी कोई इस तरह का रास्ता जो है उनको दें ताकि वो हॉस्पिटल बर वक्त जो है वो पहुंच सकें। और इसके साथ ही जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले मैं उनको तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अदनान नईम हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अदनान? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर ऑन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम ऑन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन जो आज मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये है जी रीत रंग अलबाइस का। आप उनके सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे रीत रंग अलबाइस के नाम से, और उसके साथ साथ फेसबुक पे भी। तो आप उनके पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे उनके ड्रेसेस आए हैं, तो आप जो है वहाँ पर ऑर्डर भी कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो पसंद हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं PSL के हवाले से। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है 8th एडिशन का आगाज़ मुल्तान से हो रहा है, क्योंकि अगर आप एज ए होल देखें तो मुल्तान जैम पैक जाता है। पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं, टेस्ट मैच हुआ था ये, क्योंकि जनूबी पंजाब के पास ये एक ही स्टेडियम है बड़ा, तो आवाम जो है रहीम यार खां से लेकर मुल्तान तक, इवन साहिवाल, और मैंने देखा है कि लाहौर से भी लोग मुल्तान आ रहे होते हैं जिनको लाहौर की टिकट्स नहीं मिलती, तो जैम पैक जाता है। 30,000 लोगों की बैठने की जगह है यहाँ पे, लेकिन आप देखें वो ज़्यादा ही, उससे भी ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त। तो यही होता है कि एक फेस्टिवल टाइप हो जाता है। लेकिन आपने जैसे बताया कि वो लोगों को मुश्किलात भी हो रही होती हैं, उसके लिए डाइवर्जन्स वगैरह भी देनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये कार्डिक हॉस्पिटल भी हमारा इसी रोड पे है, इसी रोड पे है, और बिल्कुल वो ऐसे ही है। जहाँ होटल है, वो जो जहाँ टीम्स वगैरह ठहरती हैं वो भी इसी रोड पे हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है। बाकी तो पूरे शहर में जाहिर बात है बिजनेस आता है, जब एक ये इंटरनेशनल इवेंट है PSL, बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो हमारी खुशकिस्मती है, हमें इस दफ़ा 5 मैच मिले हैं, और जो फाइनल जहाँ से ख़त्म हुआ था लास्ट, जो हम हार गए थे मुल्तान, तो आज वहीं से आगाज़ हो रहा है दोबारा। पहला मैच मुल्तान और लाहौर का हो रहा है, तो मैं मुल्तान की टीम को बेस्ट विशेस करता हूँ। और
तमाम पीसीबी के मुंतज़मीन को भी बेस्ट विशेस के अच्छा एक इवेंट करवा सकूं। सही। अच्छा जी, इसके साथ ऑन से भी जानते हैं, ऑन पीएसएल मैचेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पीएसएल मैचेस की अगर हम बात करें तो मुल्तान की जो आवाम है, जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि बहुत बड़ा एजाज़ है मुल्तान के लिए, जो इफ्तिताही तकरीब है वो मुल्तान में की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ शिकवे शिकायत भी उनकी तरफ से आते हैं। सबसे पहला तो ये आता है कि जो इस दफ़ा टिकट्स थी मुल्तान में जो मतलब हुई बेची गई, वो तकरीबन उनकी जो प्राइस थी, एक तो काफ़ी महंगी थी, इस पर काफ़ी आवाम ने शिकवे शिकायत किए। दूसरा, 1 घंटे के अंदर सारी बिक गई। अब इस चीज़ पे देखिए, जाहिर सी बात है सारे शायकीन क्रिकेट ने वो टिकटें नहीं खरीदी, कुछ लोगों ने वो ज़्यादा बड़ी तादाद में ब्लंक में खरीद ली, फिर आगे जाके उसे शायद ब्लैक में बेचें। तो इस चीज़ पर भी पीसीबी को चाहिए कि अपना कोई इस तरह का निज़ाम बनाए कि हर शायकीन क्रिकेट, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो टिकट खरीदना चाहें, क्योंकि आपको पता है मुल्क की हालात काफ़ी ख़राब है, महंगाई अरूज पर है। तो उसमें जो 1000 रुपये वाली टिकट है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो उसी वजह से शायकीन क्रिकेट थोड़े ये भी शिकवे शिकायत कर रहे थे। दूसरा, जिस तरह से अभी सर भी ट्रैफिक की बात कर रहे थे, तो ट्रैफिक का कुछ हमारे पास आया है, जो रोड्स होंगे ना, नवां शहर चौक से तारिक रोड मुकम्मल सील होगा, क्योंकि वहाँ पर जो होटल रमादा है वहाँ पर स्टे होगा प्लेस का। उसके साथ साथ कुछ देर के लिए नवां शहर से डेरा अड्डे को भी क्लोज किया जाएगा। उसका अब जो मुतबादिल रूट होगा वो हमें जहाँ से तारिक मोड़ से एसपी चौक, उसका दूसरा जो मुतबादिल रूट होगा वो तारिक मोड़ से अब्दाली रोड की मस्जिद की तरफ एक रोड जाता है, वहाँ से जाके डेरा अड्डा। ये उसके दो मुतबादिल रूट भी हमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। अच्छा, इसलिए क्योंकि शहरियों को पता नहीं होता, और समटाइम तो क्योंकि टाइमिंग के हवाले से उस तरीके से अवेयरनेस लोगों तक है नहीं कि एक्चुअली टाइमिंग है क्या, कि किस टाइम आपने जो है वो रास्ते आपको कहाँ से जाना पड़ेगा, या लोग, बहुत सारे लोग तो फिर फंस जाते हैं, तो वो तो घंटों फिर रोड पे खड़े हैं। बिल्कुल, इसके हवाले से अगर आपको टाइमिंग देखनी हो कितनी देर से कितना बंद होगा रूट, तो आप सबसे आसान तरीका है, मुल्तान ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल जो पेज होते हैं, फेसबुक पेज भी इनका, उस पर आप जाएं, उस पर मुकम्मल उनने हर एक एक दिन के हवाले से, एक एक घंटे के हवाले से अपडेट किया हुआ है। टीम कब यहाँ से रवाना होगी होटल से, कितनी देर वहाँ रुकेगी, कितनी देर फिर वापस आएगी, कौन सा रूट बंद होगा, वो मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। तो वो अगर आप, मैचेस हैं भी शाम के ना, जी जी जी, तो उस हवाले से 4 बजे के करीब तो मेरे ख्याल में इन्होंने यहाँ पर जो है वो तमाम रास्ते बंद बिल्कुल, कर अभी दिए फिलहाल जाते हैं। प्रैक्टिस चल रही है और इंशाल्लाह मंडे से 13 से उनकी ओपनिंग होगी और वो काफ़ी शानदार ओपनिंग मुल्तान में ही की जाएगी। उसके हवाले से काफ़ी लोगों में अब जोश और खरोश भी नज़र आ रहा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। सही। अच्छा, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा इस हवाले से भी बात कर लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के बाद जो है हाई कोर्ट बार इलेक्शन की कैंपेन जारी है, इसके हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो सालाना इंतखाबात थे वो 14 जनवरी को मुनक्किद किए गए थे। उसमें अपना वहीद रज़ा बुखारी प्रेसिडेंट की सीट पर जीते थे और अली अल्ताफ़ गिलानी साहब थे वो जनरल सेक्रेटरी। अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन आ रहे हैं। अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो जितने भी ज़िला एक होता है उसके अंदर जो मतलब एक कोर्ट आता है, उसमें आप देख लें मुजफ्फरगढ़ हो गया, शुजाबाद हो गया, और जितने भी मतलब ज़िले होते हैं उनकी जितने भी वो सारे जितने भी वकला होते हैं वो आके वोट देते हैं हाई कोर्ट में। तो ये एक बड़ा इलेक्शन है बनिस्बत डिस्ट्रिक्ट बार। तो उसमें अब 3 कैंडिडेट हैं सदारत के जो लिए जो कंटेस्ट कर रहे हैं। एक हैं सजाद हैदर मितला साहब, एक हैं राणा आसिफ साहब, और एक हमारे जो तीसरे हैं वो गिलानी साहब हैं, वो भी काफ़ी अच्छा उनकी भी पोजीशन है। मतलब 3 कैंडिडेट्स हैं अभी जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। और वकला की एक अच्छी बात हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि उनके इलेक्शंस ये हों। तो पहले भी इलेक्शन में, पहले जी वाले जी जो जी, इलेक्शन थे उनमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। उनका अब चौथा इलेक्शन है। सही। जी जी जी, उनका अब चौथा इलेक्शन है। तो हम्म। इनकी एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये इलेक्शंस के फौरी बाद ना बिल्कुल एक हो जाते हैं। मतलब इनमें वो ग्रुप्स वगैरह नहीं होते, हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ता है। इलेक्शन लड़ने के बाद पूरे ये एक पेज पर आ जाते हैं। कहीं स्ट्राइक देनी हो पूरे बुकला फिर पूरा मुल्क में बंद कर ये देते देखो, हैं। बुकला के इस हवाले से तो हम देखते हैं कि उनकी जो इत्तेहाद है, जो यकजहती उनकी नज़र आती है जब वो इकट्ठे हो कोई भी इस तरह का इशू, क्योंकि हमारी सियासी सूरत हाल पे अगर हम बात करें तो कभी भी हमारे लीडर जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो पाते। बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं जिस तरह हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, हमेशा हम क्रिकेट के हवाले से जो है ना उस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हमेशा बहुत सारे ऐसे हमारे और भी खेल हैं जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप?
देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाता। हम्म। जो लोग जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, खेलना या उसमें अपने बच्चों को आगे ले जाना, क्योंकि हमारा जो क्रिकेट है पाकिस्तान में तो एक पैशन है। मैं खुद भी एक क्रिकेटर रहा हूँ, तो ये शोबिज़ से भी ज़्यादा मैं इसे कह सकता हूँ। जो ये एज एक क्रिकेटर होता है नहीं, वो, ये तो हमने देखा है, शो में से ज्यादा जो हमारे क्रिकेटर हैं वो फेमस होते हैं। जी, हाँ। तो और उसमें फिर फाइनेंशियली भी बहुत हम्म। स्टेबल है। और हम्म। दुनिया देखें, इसमें इसके ममालिक जो मेंबर हैं वो भी ज़्यादा हो गए, 80 के करीब हो गए, हम्म। और अभी 80 से भी बढ़ जाएंगे। जिस तरह फुटबॉल के 200 हैं, तो जितने मुल्कों की जितने मेंबरशिप होती है उतने मुल्क में वो खेल खेला जाता है, देखा जाता है, फिर वो उसकी व्यूवरशिप बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए वो ऑटोमेटिकली वो फोकस ही रहता है। क्योंकि आपको पता है बरे सगीर में क्रिकेट बहुत खेली जाती थी जब इंग्लैंड रूल करता था यहाँ, तो इवन के इंडिया का तो कौमी खेल ही क्रिकेट है। हम्म। तो हम लोगों की हॉकी थी, हॉकी के हमारा तो मेंबर भी हॉकी। कम कम हैं, और हमने एक ज़माने में हॉकी पर राज किया बहुत। हम्म। अब हम क्वालिफाइंग राउंड भी नहीं वो सही तरीके से कर हम पाते। देखें ना, हॉकी के हवाले से तो आज तक हमने नहीं देखा कि कोई अच्छी हमें उसमें न्यूज जी मिले या बिल्कुल, कहीं वो पहले उसमें। हॉकी के ऑस्ट्रोटर्फ कम हुआ करती थी हम्म। पाकिस्तान में, हम्म। तो हम हॉकी के टॉप पे होते थे। अच्छा, मुल्तान में भी तो ऑस्ट्रो जी, ट्रफ जो है ऑस्ट्रोटर्फ, उसका। हाँ हाँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में भी हम्म। ऑस्ट्रोटर्फ मिल गया। हम्म। तो वो टैलेंट एकदम जो है वो एक कम हो गया, आप क्योंकि समझते हैं हॉकी के हवाले से जी, टैलेंट कम है? क्योंकि लोग जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। हॉकी के लिए फिर प्रॉपर आपको एक, क्रिकेट तो आप किसी सड़क पे भी खेल लेते हैं, हालांकि मना है, नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कहने का मकसद है कि वो इतना एक जब बॉल ले लें, एक ग्राउंड ही बैट नहीं हम खरीद लें। लोगों को अवेलेबल होंगे तो जाहिर सी जी बात जी, है हम लोग वो जो। तो पॉपुलेशन हाँ। तो है ही है मसला। हाँ। लेकिन हॉकी के लिए फिर आपको प्रॉपर एक ग्राउंड चाहिए होता है, प्रॉपर हम्म। ग्राउंड अब 70-75 सालों में अब आके मुल्तान को ऑस्ट्रोटर्फ मिला है। हम्म। तो उसमें भी फिर वही बच्चे जाएंगे जो शौक रखते हैं हॉकी का, तो वो वहीं खेल सकते हैं प्रॉपरली। हॉकी सड़कों पे गलियों में नहीं खेली जा सकती, हम्म। और फिर देखी भी कम जाती है इंटरनेशनली, क्योंकि बहुत कम मुल्क हैं उसके मेंबर्स, इसी वजह से। तो ये ऑटोमेटिकली फिर फोकस क्रिकेट पे हो जाता है। सही। क्रिकेट तो कई ममालिक में, जिस तरह फुटबॉल एक रिलीजियसली हम्म। एक फनेटिक है, एक लोगों में एक इस तरह जुनून है, इसी तरह क्रिकेट भी कई, इवन इंडिया में आप देखें मैच वगैरह अगर वो हार जाते हैं तो उनके पोस्टर्स जला दिए जाते हैं, वो हंगामे होते हैं वहाँ खैर पे। वो तो बहुत ज्यादा तो इस हवाले से देखा जी, जाए ना क्योंकि तो वो पैसा भी तो बहुत लगाते हैं ना। हम्म। वो अगर वो 20 अरब लगाते हैं अगर अपनी क्रिकेट पे, तो हम लोग 1 अरब भी नहीं लगाते, लेकिन हम उन्हें फिर भी हरा देते हैं, क्योंकि यहाँ टैलेंट बहुत है, रॉ टैलेंट बहुत है। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो बच्चे खेलना पसंद करते हैं असल में। क्रिकेट के जी हवाले से। बिल्कुल। तो यहाँ घर में जो है वो लाजमी क्रिकेट के जो बिल्कुल, है बॉल और बैट शौक और बिल्कुल ऐसे। बच्चे जो स्पेशली हैं वो इस तरफ जाते हैं। अच्छा, आपके इदारे के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं खेलों को फरोग देने के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से भी? देखिए, हमारा इदारा, क्योंकि क्रिकेट को पीसीबी देखता है हम्म। स्पेसिफिकली, लेकिन हमारा इदारा भी अब क्रिकेट के फ़रोग के लिए, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा खेली जाती है उसको फिर आपको देखना ही पड़ता है। और उसके अलावा तमाम गेम्स में हमारे इदारे ने अभी पिछले 6 माह में अंडर 13 और अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम एक स्टार्ट किया था, जिसका स्लोगन था ओलंपिक ड्रीम। उसमें हम लोगों ने जो 13 साल के बच्चे हैं उनको इंगेज करके उनके कैंप्स वगैरह लगाए, सही। ताकि वो हमें ओलंपिक्स जब स्टार्ट हो तो हमें हमारी नर्सरी से कोई ना कोई खिलाड़ी वहाँ ज़रूर मिले हर खेल में। उसमें बहुत सारे खेल हमने शामिल किए हुए हैं, तहसील से स्टार्ट हो हमने किया था, फिर अब डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, उसके बाद डिवीज़न के मुकाबले आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, और विंटर फीस्ट भी हमारा चल रहा है लाहौर में। वहाँ सारी डिवीजन्स की टीम्स वहाँ जाके तमाम खेलों की वहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारा सिस्टम वो चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया हमारे महकमे ने। जैसे अभी आपने बताया हमें ऑस्ट्रोटर्फ मिला है, तो ये तकरीबन 25 करोड़ का हमें ऑस्ट्रोटर्फ मिला है, हमारे लिए ब्लेसिंग है ये। तो यहाँ की इस खित्ते की भी जो हॉकी है अब इम्प्रूव होगी। बच्चे क्योंकि वहाँ जाएंगे, वहाँ वहाँ एक इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, महकमा भी काम कर रहा है, हम अच्छी सी एकेडमी बनाएंगे हॉकी के लिए, जिसमें वो बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, क्योंकि ऑस्ट्रोटर्फ को लेके चलना, उसकी मेंटेनेंस, वो भी बहुत बड़ा एक इशू होता है फाइनेंशियली, उसमें भी हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। और फुटबॉल भी है, अभी हम लोग, हमारी डिवीज़न की टीम चैम्पियन होकर आई है फुटबॉल में, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे जो डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं राना नदीम अंजुम साहब, उन्होंने बहुत अच्छी कमेटी के साथ मिलकर सेलेक्ट की टीम, जिन्होंने जाके लाहौर में तमाम डिवीजन्स को हराया और फाइनल जीता।
अच्छा, ये अच्छी बात है, जितनी हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी, जितने हमारे ग्राउंड्स जो हैं वो आबाद होंगे, उसी तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स भी आन होंगे। लेकिन जी अभी तो हम ये देखते हैं ना कि हमारे हॉस्पिटल्स में ज़्यादा तादाद है, हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़्यादा आबाद हैं बजाय कि हमारे ग्राउंड्स के। अच्छा, ग्राउंड्स के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूँगी, ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो कितना काम हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? क्योंकि ग्राउंड्स अच्छे होंगे तो ही खिलाड़ी जो है वो अच्छा खेल भी सकेंगे, बच्चों का भी इंटरेस्ट होगा। जी, ऐसा है ना, देखें आप 2 साल तो हमने कोरोना के गुजारे, आपको हुँ, पता होगा, लेकिन उसमें हमने ग्राउंड्स को इम्प्रूव किया। हुँ, हमारे महकमे ने 519 के करीब हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं पूरे पंजाब में, सही। जिसको हमारे डिपार्टमेंट ने इम्प्रूव किया और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया। और जैसे उसमें जो जो भी कमी थी वो पूरी की, ताकि अगर स्पोर्ट्स नहीं हो रही, हुँ। आपको पता है कॉन्टैक्ट गेम्स बंद थी, तो हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पे, ताकि फैसिलिटी मिले, खेल की फैसिलिटी इम्प्रूव हो। बिल्कुल, इस पे बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, इरफान शेख बात कर रहा हूँ कराची से। जी, जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि क्रिकेट को जो है काफ़ी मतलब जो है हमारे कंट्री में जो है सपोर्ट किया जाता है। हुँ, जबकि अदर्स भी गेम है, बहुत सारे गेम हैं जिसमें कराटे है और बैडमिंटन है और दूसरे रनिंग्स के गेम है, और क्रिकेट को काफ़ी जो है प्रमोट किया जाता है। तो ये सर आए हुए हैं, तो इनसे मेरा ये सवाल है कि अदर्स गेम को इतना क्यों नहीं जो है प्रमोट किया जाता। और दूसरा दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्रिकेट को इतना प्रमोट करने के बावजूद भी जो है हम जो है अभी न्यूजीलैंड से हम सीरीज आ रहे, उससे पहले भी जो है T20 के जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो क्यों ना अदर गेम को भी जो है सपोर्ट किया जाए, जबकि अदर्स गेम में काफी जो है खिलाड़ी जो है अच्छा खेलते हैं। और मैं खुद भी जो हूँ क्या नाम है उसका रनिंग करता हूँ, और उसमें जो है अभी लास्ट टाइम मैराथन हुई थी सिंध में, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया था। तो जो है ये सब इन चीजों को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता, जबकि क्रिकेट के अलावा अदर्स भी तो बहुत सारे गेम हैं, ठीक है। इसी को क्यों सपोर्ट किया जाता? सर से मेरा ये सवाल है। थैंक ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी शुक्रिया भाई। मसला ये है कि मैंने जैसे आपको बताया हुँ, कि जो चीज़ ज़्यादा खेली जाती है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। हुँ, हमारे मुल्क को पहचाना ही बहुत सी जगहों पे क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट के जाता है। हवाले से। हम हुँ, आप पाकिस्तान का नाम लेंगे तो क्रिकेट के हवाले से पहचानेंगे, और हमारे बहुत से अच्छे अच्छे स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स कहूँगा मैं उनको, कि हुँ, जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, तो वो क्रिकेट के ही हैं। क्योंकि बाकी मैं बताता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो एक अच्छा एथलीट होता है, हुँ, वो हर गेम खेल सकता है। मैं खुद भी ताइक्वांडो खेलता रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स का भाई ने जिक्र किया है, लेकिन हमें उसमें उस तरीके का स्कोप नहीं नज़र आया, हुँ, ना उसमें उस तरीके का फाइनेंशियल कोई वो था। फिर मैं फ़ुटबॉल भी खेलता रहा हूँ पंजाब लेवल पे, लेकिन फ़ुटबॉल का भी उस तरीके का फाइनेंशियल कैरियर नहीं आप उसमें बना सकते। क्रिकेट में ये है कि आप डिपार्टमेंट्स की टीम्स हैं, गो के फुटबॉल में भी हैं डिपार्टमेंट्स की टीम, और मार्शल आर्ट्स के लोग भी हैं डिपार्टमेंट, लेकिन उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता, हुँ। जो एक और फेम नहीं होती उसमें। अब हमारे देखें मुल्तान तो सर, से। वैसे अगर इन चीज़ों को जितना फ़रोग़ जितना इसके ऊपर काम किया जाएगा, तो तभी लोगों का भी इंटरेस्ट आएगा ना। जैसे अभी हम फीफा के हवाले से देखें तो लोगों का एक दफ़ा से दोबारा फुटबॉल की तरफ इंटरेस्ट नज़र आया। मतलब जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उन्होंने फुटबॉल के मैचेज़ जो है वो बड़े शौक से देखे, बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई। तो इस पे बिल्कुल वो है आप, हुँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाँ, फीफा ने जो फाइनल में जो इनामात दिए हैं ना, जो हुँ, कैश की सूरत में जिसको आप हुँ, कह सकते हैं, हुँ। या प्राइज मनी बोल सकते हैं, तो उतना तो हम पूरे साल में क्रिकेट पे नहीं लगाते। ठीक है ना, हम लोग एक देखें, मतलब शुरू से हमारे से हम वो दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, हुँ, ठीक है, हम माशी मुश्किलात से लड़ रहे हैं, हाँ, ठीक है जी, हुँ, उसके बावजूद हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लेते हैं। आप बताएं और क्या चाहिए आपको? हुँ, इतना टैलेंट या इतनी अच्छी टीम होती है कि वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लेती है। एक टीम, इंडिया अरबों रुपए लगा रहा है क्रिकेट पे, तो वो चीज़ नहीं कर पा रहा जो हम लोग करोड़ों लगा के कर रहे हैं। हुँ। और हमारे सारे मामलात हैं, आपको पता है मुल्की तौर पे, मैंने आपको बताया है कि हम लोग अभी भी फाइनेंशियली बहुत हाँ फंसे जी, हुए वो तो हैं। मईशत के हवाले से जी, अगर हम तो बात करें तो ये चीज़ें अब की नहीं है। जी अगर जी हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तारीख में जाएँ, बिल्कुल तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, उसके बाद की जो हम देख रहे हैं, जो हमारे लीडर आए, उनकी भी क्या तरजीहात थी। फिर आज तक हम जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं,
अब तो खैर मुश्किलात दिन ब दिन आपकी बढ़ती ही जा रही हैं, बिल्कुल उसमें कोई कमी आपको दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल। उसके बावजूद हमारे बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं, मुल्क का झंडा उठाते हैं दूसरी सरजमीन पर जाके, तो मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा। जैसे स्नूकर हमारे कायदे आज़म, हमारे बानी की फेवरेट गेम थी कहा जाता है, वो खेला करते थे, लेकिन वो भी काफ़ी अब पस्ती का शिकार है। तो इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं और एक कोई भी सोसाइटी या कोई भी खेल जो है ना फ़रोग लेने के लिए उसमें डिकेड्स लगती हैं। वो ऐसे नहीं फ़रोग पाता, क्योंकि अब क्रिकेट देखें, 92 का वर्ल्ड कप हम जीते हैं, उसके बाद अभी नहीं जीते। ऐसे ही है। तो और मतलब 92 हम का फाइनल, हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं, जी, फाइनल तक भी और आगे जीत नहीं 92 पाते। का सहर जो है ना वो अभी तक है। आप ये देखें कि उसका, इस गेम का चार्म कितना है कि आप वर्ल्ड कप का नाम लेते हैं तो हम 92 में चले जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था वो सारे क्लिप्स वगैरह याद आने लग जाते हैं जो हम अब देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों को चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की जो जीती होगी कोई भी याद नहीं होगी। आप नहीं समझते क्रिकेट के हवाले से अभी भी बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है हमारे पाकिस्तान में, कि उस हवाले से ग्रुपिंग की जा रही है, या जो बहुत सारा ऐसा टैलेंट भी हमारा वेस्ट हो रहा है जिनको आगे आने के चांसेस नहीं मिलते, जो बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर हम अंडर 18 की बात करें, उसमें भी बहुत सारा आपका टैलेंट जो है वो सामने आता है, बट उन लोगों को उस तरीके से प्लेटफॉर्म और उस तरीके से आगे नहीं लाया जाता, तो वो नहीं खेल पाते जो पाकिस्तान के लिए। बस वो मसला यही है कि मैं इसमें ये कहूँगा कि पोलिटिसाइज हैं चीज़ें। तो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा आप उसको लगा देंगे, एक जैसे अब मैं क्या किसी का नाम लूँ, कहने का मकसद है कि क्रिकेट को क्रिकेटर ही समझ सकता है, ठीक है, वो क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ वो क्रिकेटर नहीं बन सकता। वो क्रिकेट की उन चीज़ों को, जैसे आप बता रहे हैं ग्रास रूट लेवल से, अब जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, फर्स्ट क्लास तक गया हूँ, अपने शहर का नाम रोशन किया, मुझे इज़्ज़त दी इस शहर ने, तो वो एक आम भाई आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपकी फील्ड ही अलग है ना, मैं आपकी फील्ड नहीं कर सकता और आप क्रिकेट की फील्ड नहीं। इसलिए हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों का डाउनफॉल इसलिए हुआ है कि हमने वहाँ पे प्रॉपर इंसान नहीं बिठाया चीज़ों को जो जी समझ बिल्कुल, सके। अब भी देख लें आप, ऐसा ही है। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है स्पोर्ट्स के हवाले से, ऑन से भी जानते हैं, ऑन यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है इस हवाले से क्रिकेट के ऊपर जो है वो मैचेस हो रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। बिल्कुल। मैं इधर बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में डिग्री वगैरह चल रही है, तो वहाँ पढ़ता हूँ। तो वहाँ हमारा स्पोर्ट्स गाला का पूरा सेशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो अपना स्पोर्ट्स वीक रखते हैं एक पूरा। उसमें वो फिर अपना जो गेम्स वगैरह होती हैं सारी, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेशन करवा के पूरा एक स्पोर्ट्स वीक मुनक्किद करवाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, उसमें ये आता है, अब हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी का स्पोर्ट्स वीक है, ये अब फरवरी के एंड में, तो पिछले साल भी हमारा हुआ था। तो इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती हमारे डिपार्टमेंट को कि ये आपका स्पोर्ट्स वीक हो रहा है तो आप बच्चों को इसमें ये कंपनसेट करें, किट्स दिलवा दें, या कोई इस तरह का कोई भी हमें कोई एज अ टाइप ऑफ स्पॉन्सर्स भी कुछ खास नहीं होते हमारे स्पोर्ट्स वीक में। तो बच्चे अपनी मदद आपके तहत अपनी एक शर्ट ले रहे हैं, अपना बैट ले रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से भी बच्चे जो बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं, जिनमें क्रेज होता है, वो आते हैं, खेलते हैं। बाकी कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जनूबी पंजाब में की यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत हाई क्लास लोग तो नहीं आते, मिडिल क्लास भी कुछ खास इतने नहीं होते, लो तबके के ज़्यादा लोग होते हैं। तो वो खुद जब इन्वेस्टमेंट करें अपनी सारी स्पोर्ट्स पर, इसके अलावा वो पढ़ाई पर भी करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से भी अगर टैलेंट की बात करें तो टैलेंट आपका तब भी निकलेगा जब आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट होगी। अब हम कहते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स को फरोग दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है? आप क्या उसमें प्रैक्टिकली आप कंट्रीब्यूशन करते हैं बच्चों के लिए, आप उन्हें कोई मुआवजा इस तरह का कोई चीज़ देते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर इस चीज़ पे भी काम किया जाए तो हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से भी अच्छा खासा टैलेंट निकल सकता है जो मुल्क की नुमाइंदगी कर सकता है। बिल्कुल। फैसिलिटीज़ के हवाले से हमेशा हम ये देखते हैं कि इस हवाले से जो हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कम ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे वैसे इस बारे में, कि अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, स्कूल लेवल्स पे, अब तो हमारे खैर स्कूल भी इतने छोटे छोटे स्कूल बना दिए गए हैं कि बच्चों के लिए ग्राउंड्स ही नहीं है कि बच्चे उसमें खेल सकें, और इस हवाले से भी बच्चों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं है कि बच्चे कहाँ जाकर खेलें। जाहिर सी बात है, अगर हम मोबाइल की बात करें तो पेरेंट्स की अब यही शिकायत आती है, टीचर्स के हवाले से भी, कि बच्चे ज़्यादा मोबाइल की तरफ चल पड़े हैं, वहाँ पर गेम्स खेलते हैं, कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ बच्चों के हवाले से काम नहीं हो रहा। देखें, एक ये जो स्पोर्ट्स होती है ना, हाँ। इसमें आपको
जिस तरह सेल्फ डेवलपमेंट होता है ना, इसमें भी आपको करना पड़ता है। और यूनिवर्सिटीज़ या आप देखें तालीमी इदारों में मेरे सोच के मुताबिक ये जो स्कॉलरशिप्स होती है ना स्पोर्ट्स पे जो देनी चाहिए, हाँ। उसका फ़रोग होना ज़रूरी है। पहले हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, मैं खुद स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप पे ही पढ़ा हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो अब भी इसको इनकरेज करना चाहिए ताकि वालदैन को एक क्वेश्चन नज़र आए कि भाई अगर ये अच्छा खेल रहा है तो चलें फीसें इसकी नहीं देनी पड़ेंगी, ये स्पोर्ट्स में ही खेलेगा, तो उसका करियर की उनको फिक्र नहीं होती। आपको पता है कितनी महंगाई है और इवन के एकेडमिक फीसिस ही आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो अगर वही एक स्कॉलरशिप मिल जाए कि ये बच्चा फुटबॉल में अच्छा है या यूनिवर्सिटी की टीम में है, तो इसकी स्टडीज़ जो हैं वो फ्री हों, भाई इतना अच्छा खेले अपने आप को हॉकी में, क्रिकेट में, मार्शल आर्ट्स। तो अव्वल तो ये सारी स्पोर्ट्स को हर जो बड़े इदारे हैं हमारे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये नंबर्स की दौड़ से निकल के कि 1100 में से 1099 ले लिए, हाँ, पहला इस दौड़ से निकलकर स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। सेहतमंद देखें बच्चा, मैं हमेशा बात करता हूँ आपके चैनल पे जब आप बुलाते हैं कि अगर बच्चे ने बहुत सारी डिग्रीज ली हुई हैं लेकिन वो 10 मिनट में बैठा बैठा बेचारा थक जाता है क्योंकि पढ़ पढ़ के वो रह गया, ऐसी सेहत का कोई फ़ायदा नहीं। सेहतमंद जो जिस्म होगा उसका दिमाग सेहतमंद होगा, वो अच्छा काम करेगा। वो स्पोर्ट्स जो है वो आपको स्पिरिट सिखाती है, वो स्पोर्ट्स जो है आप में कायदाना सलाहियतें उजागर करती है, उसको इम्प्रूव करती हैं। आपका सोचना, स्पोर्ट्समैन का सोचना, डिसीजन लेना वो बहुत बेहतर होता है एक आम इंसान से, क्योंकि उसका एक जहनी डेवलपमेंट हुई होती है। बाकी किड्स के हवाले से जैसे भाई कह रहे थे, तो ये भी मैं इसको भी ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि देखें साल में अगर एक गाला होता है किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बजट होता हो कि वो तमाम टीम्स को पहले से ही यूनिफॉर्म दें। ठीक है ना जी, वो उन्हीं को देते हैं, जैसे जो विनर होते हैं तो मेरे ख्याल उन्हीं को देते होंगे। तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी ये लानी पड़ेगी, जैसे अगर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिपार्टमेंट का कलर दे दिया जाए, तो उसके एक स्पेसिफिक अमाउंट उनकी हर साल रखी जाए, वो उन्हीं कलर्स की ऑलरेडी वो स्पोर्ट्स की किट्स बनवा लें, ताकि जब एक गाला हो या स्पोर्ट्स वीक बनाया जाए या कुछ भी एनुअल स्पोर्ट्स डे बनाया जाए, तो वो तमाम डिपार्टमेंट्स अपने अपने कलर्स में वहाँ हो, तो एक खूबसूरत जेस्चर जाता है। और जो दूसरे बच्चे जो नहीं होते स्पोर्ट्स में वो देखते हैं ना, तो वो कहेंगे यार अगले साल हम भी खेलेंगे। तो इससे ये होता है, देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बच्चे चले जाते हैं ना, वो हमारे हिसाब से ग्रास रूट लेवल नहीं, उन पे काम नहीं हो सकता। जो यूनिवर्सिटी लेवल में ऑलरेडी अच्छी टीम्स में होते हैं वो बच्चे ठीक रह जाते हैं, क्योंकि वो नीचे से आ रहे होते हैं। तो अगर आप वो जस्ट इंजॉयमेंट तो आप वो स्पोर्ट्स वीक कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर टीम्स हैं ना जो बनी होती हैं, वो कॉलेजेस में से इंटर खेल के आती हैं, फिर डिग्री खेलती हैं, डिग्री के बाद यूनिवर्सिटी की टीम्स आती हैं, यूनिवर्सिटी की टीम के बाद फिर वो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेलती हैं। सही। ये इस तरह, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उनका ये होता है क्राइटेरिया। तो उसमें अगर स्कॉलरशिप्स दे दी जाएं तो ये बहुत अच्छा होगा कि बच्चे जो है हौसला फ्री में अफजाई जो है पढ़ें। ना वो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। फिर खिलाड़ियों के हवाले से बच्चों के टैलेंट को अगर आप सामने लाना चाहते हैं, बच्चों को अप्रिशिएट करना पड़ता है, तभी जाकर आप बच्चों का भी इंटरेस्ट डेवलप होता है ना। अदरवाइज हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उनमें भी एंजाइटी, डिप्रेशन, वो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, उन्हीं में ही वो उनको वो अब अब जब फॉरेन जब से। स्पोर्ट्स में नहीं होगा ना बच्चा, हाँ, वो सही खाए पिएगा नहीं, क्योंकि खाना पीना। स्पोर्ट्स हाँ। जब वो ग्राउंड में कसरत करेगा ना, तो वो उसका जिस्म जो है वो खाना पीना मांगेगा, उसका सिस्टम अच्छा होगा आम इंसान से। हमें याद है हम कॉलेज में स्कूल्स में जब खेला करते थे, हाँ। तो हम लोग टीम्स में होते थे, तो हमें तब से ही ऐसा फील आता था जैसे हम इनसे अलग हैं, हमें ट्रीट भी अलग किया जाता था। अच्छा, ये वाकई स्कूलों में उस टाइम ये चीजें क्योंकि चलती मैं थी। लासाल से हाँ। पढ़ा हूँ, तो हमें ब्रदर को मिलना भी आसान होता था, ब्रदर बाय नेम हमें जाना करते थे, ब्रदर लॉरेंस होते थे। तो कहने का मकसद, और बच्चे जानते थे यार ये फुटबॉल की टीम में हमारी, ये क्रिकेट की टीम में भी हैं। तो वो एक, मैं कहता हूँ कि भी एक फ़ख्र सा इंसान को होता है, बंदा और मेहनत करता है, फिर कॉलेजेस में खेले तो वो आप एक गिनती के लोगों में आ जाते हैं जो जिनको बता सकते हैं लोग कि ये है। अब तो खैर वो चीजें ही नहीं रह गई बच्चों के हवाले से। इस पे मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी देखी जा रही है। आज अगर मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए
तो आज मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह से आज अगर मुल्तान के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी कदरे आलूदा दिखाई दे रहा है। आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है, तो आज मुल्तान 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आज अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो आज शहर ओलिया में हवा में नमी का तनासुब 82% तक रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले दिनों की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का दर्जा हरारत मजीद बढ़ने से सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी देखी जाएगी और गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखा जाएगा। अगर बारिशों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान में बारिशों का कोई स्पेल एंटर नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर धुंध के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता कई दिनों की तरह मुल्तान में धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी देखी गई है। दूसरी साइड पर हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से अगर फ्लाइट ऑपरेशन और मोटरवेज की बात की जाए तो मोटरवेज पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक जारी है। इसी तरह से अगर आइंदा 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का दर्जा हरारत मजीद बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखा जाएगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। उससे जिसने बात कर रहे थे कि मौसम अब जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इस मौसम में जो है वो जब भी मौसम चेंज हो रहा हो तो आपको एहतियात करने की बड़ी ज़रूरत होती है। आज वैसे मेरा अपना भी 2-3 दिन से गला सही ख़राब हुआ हुआ है, तो इस मौसम में क्योंकि इरिटेटिंग होता है थोड़ा, उसमें वायरल डिजीज़ भी होती हैं, तो इसलिए आपने अपना जो है अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑन से जानते हैं, ऑन पेंशन हासिल करने वाले जो हजरात हैं उनकी सहूलियत के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट जो है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस मुल्तान का बड़ा इकदाम है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल। पेंशन लेने वाले जितने भी हजरात होते हैं वो जो मुल्तान रीजन के अंदर जिनके मतलब रजिस्टर्ड होते हैं इदारे जहाँ से वो रिटायर्ड हों, तो उनके लिए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस ने एक ऑनलाइन पोर्टल है फोब्स, उसे मुतारिफ करवाया। तो उसमें ये होता है कि पहले ये होता था बहुत बड़ी बड़ी लाइन होती थी बुजुर्ग हजरात की। आपको पता है जो पेंशन लेने वाला है वो लाइनों में ही लगे रहते थे। लाइनों में होगा, 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग ही होगा, तो वो लाइनों में खड़े 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 उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होता था। तो अब ऑनलाइन पोर्टल होता है, एक दफ़ा वो आते हैं, उस पर रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें अपना यूज़र नेम पिन वगैरह सब कुछ अलॉट किया जाता है, फिर वो घर बैठ के जो उनकी पेंशन आती है उसमें अकाउंट में वो जो अकाउंट नंबर देते हैं उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है और किसी भी बैंक से जाके वो निकलवा सकते हैं। तो अब वो जो लाइन में खड़ना और इस तरह के जितने उनके लिए मुश्किलात थी वो उनमें नहीं लगना पड़ेगा और उन्हें काफ़ी अच्छा एक उन्हें इस चीज़ के वाले से बेहतरी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, और इसके साथ साथ वफाकी मुहतसिब इदारे की भी बात करेंगे, उनमें शिकायत की जो तादाद है वो बढ़ने लग गई है। जी बिल्कुल। वफाकी मुहतसिब मुल्तान रीजन की अगर सिर्फ मैं बात करूं तो साल 2021 में जो कि शिकायत रजिस्टर्ड हुई थी, सबसे पहले अगर मैं नाज़रीन को बता दूं वफाकी मुहतसिब में जितने भी वफाक के इदारे होते हैं उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन होती है ना किसी इंसान को, तो वो जाके वफाकी मुहतसिब में रजिस्टर्ड करवाएगा, और अगर किसी सूबाई इदारे के खिलाफ होगी तो वो सूबाई इदारे में रजिस्टर्ड करवा देगा। अब जो वफाकी मुहतसिब में जो साल 2021 में जो शिकायत थी वो थी 6,500 के करीब लगभग, और उसके बाद साल 2022 में जो शिकायत आई वो 10,500 से भी ऊपर आई, तो ऑलमोस्ट 40% का जो टर्नआउट है वो ऊपर रहा। अब बात करें अगर हम साल 2021 के अब स्टार्ट में एक माह के अंदर 1,000 शिकायत आ गए। अब शिकायत आने का ये मतलब नहीं है कि हमारे इदारे जो हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत होते जा रहे हैं। शिकायत आने का मतलब ये भी है कि लोग ट्रस्ट करते हैं वफाकी मुहतसिब पे, अपनी शिकायत लेके जाते हैं और वहाँ से उनका अजाला हो रहा है, जिसकी वजह से शिकायत ज़्यादा वहाँ जा रही हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो 60% तक जो शिकायत थी वो पावर जो कंपनीज होती हैं, मैपको हो गया और मुल्तान के और जितनी भी पावर कंपनीज हैं उनके खिलाफ थी, और बाकी सेकंड नंबर पर सुई गैस के जो महकमा है उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायत आई थी। किसी का बिल ज़्यादा आता होगा, किसी का मीटर नहीं लगता होगा, इसी तरह से लोग फिर जाते हैं और जहाँ पर जब एक शिकायत रजिस्टर्ड होती है तो 60 दिन के अंदर उसका अजाला किया जाता है और उसे मतलब हल किया जाता है।
बिल्कुल, ये इदारे जो हैं इस हवाले से अगर इंसाफ की बात करें तो बहुत ज़रा इस हवाले से इंसाफ की फराहमी ज़रा जल्दी हो जाती है। इस पे मज़ीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, सूबाई मोहतसिब ख़वातीन विंग भी जो है वो स्टार्ट किया गया है, उस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में 19 जनवरी को सूबाई मोहतसिब ख़वातीन विंग के लिए का इफ्तिताह किया गया, जिसमें सूबाई मोहतसिब नबीला खान साहिबा जो सूबाई मोहतसिब पंजाब हैं ख़वातीन की, उनने इफ्तिताह किया। इसका जो बेसिकली बनाने का पर्पज़ था, मकसद था, वो ये था कि जितनी भी जुनूबी पंजाब की ख़वातीन हैं किसी इदारे में जाके जब जॉब करती है, उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। अब हरासमेंट का जो उन्हें सामना करना पड़ता है, तो कोई स्पेसिफिक इदारा नहीं था जो उनकी इस शिकायत को फौरी तौर पर सुने और हल करे, जिनकी वजह से फिर कई जो खवातीन हैं वो आगे बढ़ नहीं पाती, इस वजह से फिर फैमिली प्रेशर की वजह से जॉब छोड़ देती हैं। और एक ये मतलब एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि भाई जब औरतें जाएंगी एक इदारे में तो उन्हें काफ़ी मतलब बातों का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ साथ अपना हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो ये इदारा बना है, इसका सबसे बेसिक पर्पस भी यही है कि जो हरासमेंट के केसेस होंगे और उसके साथ साथ रेप के केसेस होंगे और जिन खवातीन को हक नहीं मिलता ज़मीन उसमें जो उनके जायदाद में, तो वो जो हक है वो दिलवाने में भी मतलब फौरी तौर पर जब आपकी एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है तो 14 दिन के अंदर अंदर वो पाबंद होते हैं कि उसका आगे प्रोसिक्यूशन के लिए भेजें और जो उसका फैसला होता है वो 60 दिन के अंदर अंदर उसका करके दें। जब इतना जल्दी फैसला आने लगेगा तो इससे काफ़ी जो खवातीन हैं इनकरेज होंगी, उन्हें काफ़ी एक अच्छा वो बेहतरी भी आएगी। बिल्कुल, इस हवाले से अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन या बहुत सारे हम यहाँ पर देखते हैं हक विरासत के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है इस हवाले से। और हेरासमेंट की जहाँ तक बात हो रही है उस हवाले से भी बहुत सारी इन चीज़ों को खवातीन जो है वो फेस कर रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी खवातीन जो है वो इस हवाले से भी चुप हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। हालांकि इस तरह के अगर कोई वाक़यात हों हिरासमेंट के हवाले से तो मैं समझती हूँ कि आपको बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही हिम्मत से काम लेना चाहिए और उस चीज़ को फेस करना चाहिए। अच्छा जी, इसके हवाले से साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बात करते हैं। सर, जिस तरह हम एक तो हम स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, साथ साथ अगर हम बात करें एकेडमीज़ के हवाले से, अच्छे कोचेज़ के हवाले से, तो आप नहीं समझते अगर बेहतरीन कोचेज़ हमारे पास होंगे तो अच्छे खेल भी जो है वो एक अच्छे टैलेंट को भी सामने लाया जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी में मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे जितना हम किसी गेम में बच्चों का इंटरेस्ट होगा उतनी ही वो खेली जाएगी। उसका कोचिंग के हवाले से लोग कोर्सेज करते हैं फिर उसके, तो उसके लेवल्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में लेवल 1 होता है, 2 होता है, इस तरह। तो एक अच्छा कोच जो है वो बहुत ज़रूरी होता है पूरी टीम का एक ब्रेन बनाने के लिए, उस टीम को मोटिवेट करने के लिए। उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी खामियां, जैसे फुटबॉल है तो कोई किसी की जो है वो एंगल ख़राब है स्क्रू मारने का, तो वो कोच ही होते हैं जो बच्चे को डेवलप करते हैं। क्रिकेट में भी कोई सही नहीं खेल पा रहा, किसी की कट शॉट अच्छी नहीं है, पुल ठीक नहीं है, उसका फुटवर्क ठीक नहीं है, तो उस पर हॉकी है जैसे ड्रिबलिंग अच्छी नहीं है, तो वो कोचेज़ ही होते हैं जो जो हम एक किसी स्टार के पीछे वो उसने ही तराशा होता है उस बच्चे को। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जैसे हम कोचेस को भूल जाते हैं जिन्होंने वो बच्चा 10 साल 5 साल लगा के उस पर वर्क किया होता है, उस टीम पे वो टीम चैंपियन बन के आती है तो वो टीम क्या ही हो रहा होता है नाम, कोचेस को हम भूल जाते हैं हम, हालांकि उनका बहुत उनकी बड़ा बड़ी हाँ और ये ज़रूरी भी है। हर चीज़ के लिए आपको गाइड करने वाला बहुत ज़रूरी होता है और वो हर चीज़ से बालातर होके एक बेहतर टीम ग्राउंड में उतारता है तो वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आती है। और उसके साथ साथ मैं भाई की बात आगे करूंगा, ये सूबाई मोहतसिब है जो, तो ये बहुत अच्छा एक हेल्दी जेस्चर है। आप लोगों के चैनल के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ आती हैं स्पोर्ट्स की, जो मैं उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगा कि वो क्रिटिसाइज़ होती है, नहीं, वो एक रोशनी दिखा रहे होते हैं कि इस शहर में इस चीज़ की कमी है। तो मैं खुद भी अब जाके उस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनता हूँ तो हमें भी नोटिस आते हैं, लोग आप लोगों की न्यूज़ की तस्वीर स्क्रीनशॉट लेकर नीचे एप्लीकेशन लगाते हैं कि जी ये चीज़ का जवाब चाहिए हमें। फिर वो हमारे डिपार्टमेंट को या मुतलका डिपार्टमेंट्स पे सूबाई मुझसे भेजते हैं, फिर हम उसकी डिटेल जवाब वहाँ जमा कराते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, लोगों का ट्रस्ट है, जैसे बता रहे हैं ना कि अगर हमें
ये डिपार्टमेंट नहीं बताएगा तो हम इधर से ही इन चीज़ों के बारे में पूछ लेंगे। हाँ। लेकिन डिपार्टमेंट के पास आप डायरेक्ट भी आएँ उससे, क्योंकि हमारी पोर्टल्स बनी हुई है, उस पर हम बहुत सारे जवाबात देते रहते हैं, वो हमारा वहीं से हिसाब होता रहता है सही। और लोगों को पता होता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। जैसे कई लोग बहुत सारे इलाकों में ग्राउंड्स की कमी है, लेकिन ग्राउंड बन रहा होता है, बच्चों को पता नहीं होता, तो वो इस तरीके से हमारे पास अप्रोच करते हैं, तो वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, तो वो ज़्यादा आसान होता है। सही। आपने समझते हैं ग्राउंड्स के हवाले से क्या उसमें बेहतरी लाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह हम लाइटिंग की भी बात करें और ग्राउंड्स की बेहतरी के हवाले से भी क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, हम लोग पिछले कई सालों से एनर्जी क्राइसिस का शिकार हैं, तो इस उसको भी हमने ख़त्म करने के लिए हमने जो बिजली जिसको बोलते हैं ना आप, हमने उसका मुतबादिल यानी कि हम जनरेटर की जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, उस पे हम लोग अपनी लाइट्स को कन्वर्ट कर दिया है, ताकि जब हम लोगों ने डे एंड नाइट मैचेस करवाने होते हैं या नाइट मैचेस किसी भी खेल के करवाने, हमारे तमाम ग्राउंड जो हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मुल्तान में हमारे डिपार्टमेंट में तमाम ग्राउंड्स फ्लड लाइट फैसिलिटीज़ हैं। सही। तो उसमें डिपेंड करता है कि हम कौन से लेवल का टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो उसमें फिर हम जनरेटर से उसका मुतबादिल जो है काम करते हैं। और पीसीबी का जो ग्राउंड है वो भी जनरेटर्स पे ही चलता है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी क्राइसिस है। और उसके अलावा ग्राउंड डेवलपमेंट आप देखें, हमारे बहुत खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये कलमा चौक पे, उसमें हर खेल की फैसिलिटी है, वहाँ हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और हमारा जिम्नेजियम है, हमने उसका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए भी लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, जो बहुत सारे यंग टैलेंट सामने आना चाहता है, उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहता है? जी, उसमें देखें हम लोगों ने जो हमारा इंडोर स्पोर्ट्स हैं, जिसमें टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, मार्शल आर्ट्स है, और इसी तरह की और इंडोर जो हमारे जिम्नेजियम में जिसकी फैसिलिटीज़ है, जिम है, उसकी हमने एक माइनर सी जो है वो एक मेंबरशिप रखी हुई है, और बच्चे वो एक मेंबरशिप फॉर्म लेते हैं जिसकी बिल्कुल ना होने के बराबर उसकी फ़ीस है, क्योंकि वो टैक्सेस का पैसा है, तो टैक्स रिटर्न भी लोगों को हमने इस सहूलत के तौर पे उनका जो है ना वो टैक्स की रिटर्न उनको करनी है। तो वो बहुत आसान तरीका है, वहाँ से आप फॉर्म लें, मेंबरशिप लें, जो खेल खेलना चाहते हैं वहाँ खेलें, उनका स्पेसिफिक टाइम हम लोगों को दे देते हैं, एक उनको विंडो दे देते हैं, ये आधा घंटा की आपकी विंडो है या घंटे की विंडो है, तो ये आप, तो बच्चे बहुत हैं हमारी वहाँ मेंबरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 500 के करीब लोग बच्चे डेली उसको विज़िट करते हैं। तो उधर भी अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर का इंतज़ाम है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है, तो हमें सब्स्टिट्यूट पे जाना पड़ता है। सही, बहुत सारे मसाइल जी का भी बिल्कुल, सामना करना पड़ बिल्कुल रहा है ऐसे। उस हवाले से। और अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ। तो हमारे कलमा चौक पे जो मेन क्रिकेट ग्राउंड है हमारा, जिसको हम डिविजनल क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं, उधर क्लब्स हैं, 18 क्लब्स वहाँ पे इस वक्त प्रैक्टिस करते हैं, 9 विकेट्स हैं वहाँ पे। तो हमारे डिपार्टमेंट ने उन क्लब्स को विकेट्स दी हुई हैं, जिसकी वो एक सालाना फीस देते हैं। ठीक है। और इवन हम उनको बिजली भी देते हैं, पानी वगैरह की। तो वो इसलिए कि वो हमें फिर बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे वहाँ से निकलते हैं हमारे लिए, वो एक नर्सरी है। सही। तो उसमें यंग टैलेंट भी निकलता है और बच्चे भी उधर से निकलते हैं। जैसे मैं बहुत खुश हूँ इस दफ़ा 8th जो PSL हो रही है, उसमें मेरा नेफ्यू है जो वो अपना हमारा बच्चा उसमें खेल रहा है, मुल्तान सुल्तान की तरफ से, अरफात मिनहास। तो मैं उसको भी बेस्ट विशेस करता हूँ और मैं उसे टीवी पे देखना चाहता हूँ कि वो अच्छा खेले और एक मुल्तान के लिए एक नया एक प्लेयर जो है इमर्ज हो रहा है, वो आए, हमारे शहर का नाम रोशन करे, मुल्क का नाम रोशन करे। तो मैं उसको भी बेस्ट विशेस, इसलिए भी मेरे लिए बहुत अट्रैक्शन है कि मैं मुल्तान के मैचेस देखूँ, उसमें अरफात खेले। सही। तो ये सारे बच्चे वहीं नर्सरी से ही निकल के आते हैं उसी। कहते हैं बच्चों को जितनी सहूलतें मिलेंगी, जितना अच्छा ग्राउंड मिलेंगे, जितने अच्छे कोचेस मिलेंगे, की बहुत उससे डेडिकेशंस होती हैं जी बच्चे बिल्कुल को। ऐसे ही है। जिस तरह हम लोग एकेडमी छोड़ने जाते हैं पढ़ाने के लिए, हमने बच्चों के जैसे स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, इसी तरीके से अगर हम 1.5 घंटा उनको उनकी स्पेसिफिक गेम जो वो पसंद करते हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत कराएं, तो वो एक अच्छा बच्चा जो है अच्छा शहरी भी साबित होगा। इसके लिए मुल्क के हवाले से भी बहुत अच्छी बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद आतिफ तुफैल साहब, जो कि रूहानी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी एहसन अली जंजुआ साहब, जो कि नात खां हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं जादू के हवाले से, कि जादू का तोड़ कैसे किया जाता है, इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, इस्लाम में क्या क्या चीज़ें हैं, इस हवाले से बात होगी। और साथ में जो है हमारे साथ एहसन है, तो एहसन से जो है हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। हेल्थ टिप। आज जो है दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस हवाले से बात होगी कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। उस हवाले से हम देखते हैं ना, ज़राअत के हवाले से बात की जाए तो जनूबी पंजाब को कहा जाता है कि एक ये रिच है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दालों की जो है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, जैसे हमारी मईशत का हाल है, एक्सपोर्ट जो है वो भी रोक दी गई हैं, इंपोर्ट के हवाले से भी कोई काम नहीं हो रहा, तो खुराक की कमी का भी सामना हमें करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में उस हवाले से। तो इस में हमें बड़ी ज़रूरत है कि ज़राअत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जाए। दालों के हवाले से, जिस तरह ये हमारे ज़रई मुल्क है, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो कहते हैं ना, मैं हमेशा बात करती हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत नेमतें हैं हमारे मुल्क में, हर तरीके से, हर लिहाज से। लेकिन अगर फोकस किया जाए, अगर चीज़ों को बेहतर किया जाए, जैसे अब दौरे जदीद है, जिद्दत आती जा रही है दिन ब दिन, और अगर हमारी ज़राअत के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई खुराक की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा जो है उनको गाइड करने की ज़रूरत है, फसलों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बीज के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस हवाले पे भी काम हो सकता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं किसानों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक ट्रेंड चल गया है कि अगर किसी एक किसान ने एक चीज़ पे थोड़ी सी फसल अगर कोई इस तरह की उगाई है, तो लोग उसी पे ही सिर्फ चल पड़ते हैं कि शायद इसी में ही फ़ायदा, और बाकी जो फसलें हैं हमारी उस पर इतना काम नहीं किया जाता। दालों के हवाले से बात करूंगी कि ग़िज़ाइयत के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा दाल खाना भी पसंद करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कि दालों को किस तरह ये आपको फ़ायदा दे सकती हैं, इसमें प्रोटीन होती है और इसके साथ साथ जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करती हैं। इसमें फ़ाइबर होता है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जदीद तहकीक से भी जो है वो बात सामने आई है कि दाल इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनमें फ़ाइबर, विटामिन और मादनियात की वजह से दिल की सेहत के लिए जो है वो बेहतरीन है। इसमें जो है मैग्नीशियम भी पाया जाता है, फोलेट भी है, और इसके साथ साथ कम कोलेस्ट्रॉल की जिस तरह मैं बात कर रही थी कि अगर जिस तरह हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा इस टाइम हम देख रहे हैं लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, उसमें दालें बहुत ज़्यादा हमें खानी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं गोश्त खोर ज़्यादा हो गए हैं, फास्ट फूड की तरफ जो है वो ज़्यादा हम बढ़ गए हैं। जिसमें हमारी जो खाने की डाइट है उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं थी कि किस तरह की हमें खाना जो है वो खाना चाहिए। और साथ साथ मोटापे के हवाले से भी बात करूंगी कि दिन ब दिन उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। लोगों की एक्सरसाइज कुछ नहीं है, डाइट का पूरा कोई प्लान नहीं है। पहले तो कि हर घर में जो है वो दाल जो है वो लाजमी पकती थी, लेकिन एक डिश अगर आपकी गोश्त कोई बन रही है या सब्जी बन रही है तो उसके साथ दाल लाजमी होती थी। लेकिन अभी हम, जाहिर सी बात है, जिस तरह महंगाई है और उस हवाले से हम देखें तो एक वक्त में भी अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं तो आपकी उसके लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कौन कौन सी दालें होती हैं जो हमारे यहाँ या ज़्यादा मशहूर है? जैसे मूंग की दाल है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, पीले रंग की हम कहते हैं। एक होती है जी सुर्ख रंग की, उसमें अगर हम बात करें मसूर की दाल है। उसके साथ साथ हम बात करें जी अरहर की एक दाल है, चने की दाल है। तो ये बहुत सारी दालों की भी इकसाम है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खिचड़ी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो होते हैं जिनके अक्सर हवाले से हम बात करते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनको अगर खिचड़ी बना के दी जाए पीले रंग की दाल की, जिस तरह मैं बात कर रही थी मूंग की दाल, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें प्रोटीन पाई जाती है, फाइबर भी होती है, तो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तो हो गई हेल्थ टिप। और चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। बात करने जा रहे हैं हम जादू के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। मेरी जर्नी, मैं बेसिकली कराची से हूँ और अब यहाँ मुल्तान में ही मैं ये सब कर रहा हूँ। मुल्तान मेरी शिफ्टिंग हो गई, तकरीबन 3 साल हो गए मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है मैंने। मेरी स्टडी आईटी से बिलोंग करते हैं, मेरा पूरा एक एजुकेशन सिस्टम जो है, और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा भी मैंने किया हुआ है। और इस चीज़ में आना, बस ये कहें कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहता है इंसान का। मेरी फैमिली से रिलेटेड मेरे घर वाले जो थे
वो कुछ इस तरह से मुतासिर हुए जिसकी वजह से मैं उसकी रिसर्च में निकला। आसपास लोगों के पास जाना, लेकिन इसका कोई मुस्तनद एक आदमी नहीं मिलता था, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता था जो इस चीज़ को हल कर सके। और जूं बजूं वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च रही, तो फिर एक शख्स से मुलाकात हुई, उन्होंने वो मसला हल कर दिया। तो इस तरह मैं इस फील्ड में आया, मुझे शौक़ हुआ, दिलचस्पी पैदा हुई, तो मैंने यहाँ कदम उठाया और इस चीज़ को ऑन किया, सीखना शुरू कर दिया। सही। अच्छा, तो फिर कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़ाहिर है, एक इंसान जब एक एजुकेशन सिस्टम से जाता है तो बी एजुकेटेड मीन कि हर बंदा कहता है यार ये तो होता ही नहीं है, जिन तो होता ही नहीं है, जिन कोई भला ऐसा सिर्फ ख्वाब में ही आता है, हकीकत में कुछ नहीं है। लेकिन जब इंसान खुद उसको रियल एक्सपीरियंस करता है, एक प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, उसके अंदर जब कंटिन्यू उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है वो, तो उसके सामने बहुत सारे मुशाहिदे आ जाते हैं, तो फिर उसको यकीन करना ही पड़ता है। अच्छा, जिन्नात के हवाले से जाता है जी, हम लोग देखते हैं अक्सर, हम कहते हैं जी फलां बाबे के पास जा रहे हैं तो उसके बाद बहुत सारे जिन्नात हैं, बहुत सारी कोई परियां हैं, तो कुछ आपके इस हवाले से आप नहीं समझते कि लोगों बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैं समझती हूँ कि जो बस एक फेक चल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज़ें बड़ी कनेक्ट करती हैं, लोग इस मामले बड़े सेंसिटिव होते हैं कि जिन्नात के हवाले से। अच्छा, कोई जादू टोना हो गया है, कुछ इस तरह के आपके ऊपर असरात हैं, कुछ चीज़ें हैं आपके ऊपर, इस चीज़ पे भी लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। बेसिक असल में ये है, ये हर जगह ही होगा, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में ओवरऑल ये चीज़ें हैं। जहाँ रियलिटी है वहाँ फेकनेस लाजमी होती है, तो रियलिटी से फेकनेस निकली है। अगर कहीं पर कोई चीज़ फेक है तो मतलब रियल मौजूद है। अब यहाँ पर असल पीर मौजूद हैं तो उनकी नकल ये बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। हमारी गलती है कि हम कुरान को फॉलो नहीं करते हैं। जो तदबीरें अल्लाह पाक ने हमें फरमाया कि किस नज़रिए से हमने उस बंदे को जांचना है, उस एरिया के अंदर हम देखते नहीं है, उस हिसाब से हम परखते नहीं है बंदे को। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन, कि पहले ईमान लाओ, ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से आ गए, अब क्या करना है कि तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं पीर ढूंढने से पहले अब खुद पीर बन जाओ। समझ आ रही बात? तो अब वो क्या है कि पीर बनने से मुराद क्या होगी कि नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मेरी एक मुश्किल है, इसको मैं नहीं जानता, तो मुझे लिहाजा कोई ऐसा बंदा अता फरमा दे, कोई ऐसा रहनुमा अता फरमा दे। तो अल्लाह पाक कुरान में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि पहले दुआ करो, नमाजें पढ़ो, जिक्र अस्कार करो, फिर तुम्हें बंदा मिलेगा, फिर उसके पीछे पीछे चलते जाओ, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। दूसरी कुरान मजीद में एक और बात अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि फस्अलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, सवाल उससे करो जो जानता है। अब मिसाल के तौर पर हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको रूहानियत का रे भी नहीं पता होता, वो रूहानियत को डिफाइन कर रहे होते हैं, तसव्वुफ का ते भी नहीं जानते और तस्किये की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ बदगुमानी और गुमराहियाँ पैदा होंगी। यही वजह है कि आज देखें आपके ख़वातीन के साथ क्या क्या होता है, हम सब नहीं देखा, और कितने सारे जो है वो ढोंगी बाबा बन के बैठ जाते हैं। तो हमारी गलती है कि हम उनको परखते नहीं है, शरीयत को देखते नहीं कि भाई शरीयत के हिसाब से वो ठीक है या नहीं है, सुन्नत है उसमें या नहीं है, शरीयत का पाबंद है या नहीं है, इस्लामी कवानीन को मानने वाला है नहीं। तो जो इस्लामी कवानीन को ही नहीं मानता वो पीर कहाँ से होगा? पीर से मुराद तो है ना कि वली अल्लाह का, अल्लाह उसको पसंद फरमाए। तो जादू के बारे में तो हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि जादू बरहक है, मतलब लोग इसके हवाले से, क्योंकि हमारे खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ, उस पर बात करते हैं कि हमारा इस्लाम हमें क्या आदर्श देता है, मतलब जादू के हवाले से किस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें बताइए। देखें, मैं समझता हूँ हर चीज़ की एक फील्ड होती है ना, उसका माहिर होता है। कोई भी चीज़ दुनिया का मुशाहिदा, आपने अगर कोई भी चीज़ करनी है तो आपको पहले सीखनी पड़ेगी। बुरी चीज़ खुद ब खुद आती है, जबकि अच्छी चीज़ को सीखना पड़ता है। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट, आपने कुछ भी करनी है, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में कितनी फील्ड्स हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको करने के बाद आप एक्सपीरियंस ओरिएंटेड हो जाते हैं। आपकी स्पीकिंग पावर, आपका मोटिवेशन, ये सब आपको सीखना पड़ता है, फिर आप बोल पाते हैं। इसी तरीके से रूहानियत एक पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको रीड करना पड़ेगा। अब अगर कोई रीड नहीं करता वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब हमारे यहाँ जिसने जितनी बात सुनी होती है वो उतनी उसकी वजाहत कर देता है। कुरान मजीद में है कि फरिश्ते हारूत और मारूत है, बहुत मशहूर किस्सा है, तो वो जादू सिखाते थे और वो कहते थे कि हम तो अल्लाह की आजमाइश के लिए मत सीखो, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को ले लिया और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो किताबें थी जो इन्होंने जादूगरों से छीनी थी अल्लाह से, वो ले ली, उसके बाद उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें कुरान के वाक़ियात में मुझे,
और एहतियात जो हमें पता चलती है वो ये कि हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा फरमाया है कि सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, इसका विर्द बार बार हदीसों में हमें मिलता है कि इसको पढ़ा जाए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाई है ये तत्व कि भाई इसको पढ़ा करो ताकि तुम्हारे पर हिफाजत है। पहले बद नज़र से, और जब जादू का मामला खुला तो आपने जादू की बार बार तालीम फरमाई कि पढ़ो ताकि तुम इन चीज, यहाँ तक कि आप वॉशरूम जब जाते हैं तब भी हुजूर ने दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा क्या है जो अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी मिनल खुब्सी वल खुबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी मिनल खुब्सी वल खुबाइस, यानी कि ये एक छोटा टॉपिक नहीं है। आप बैतुल खला जा रहे हो, छोटी दुआएं हैं जी, हम तो इस्लाम में अगर जाएं तो उस पर रिसर्च करें तो आपके लिए बहुत सारी ईमान के हवाले से आपकी छोटी छोटी दुआएं हैं जो आपको हर तरीके से फ़ायदा दे सकती हैं। अच्छा जी, मजीद भी इस पर बात करते हैं और साथ ही हम जो है एसेंस से जो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। अच्छा, आपकी थोड़ी सी इस हवाले से भी जानना चाहूँगी, आप शेर व शायरी भी करते हैं? शेर व शायरी थोड़ी बहुत। अच्छा, उसके साथ भी आपका है, ठीक है। अच्छा, जादू के हवाले से अगर हम बात करें तो जो बहुत सारे लोगों पर जिस तरह जिन्नात का कहते हैं कि असरात हो जाते हैं, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए क्या है ये? बिल्कुल होता है ऐसे। ये तो हमें वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने साफ हुक्म फरमा दिया। इंसान और जिन्नात की पैदाइश साबित होगी, उनका इबादत करना साबित हो गया। कुरान इंसान और जिन्नात के लिए साबित हो गया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक शोबा नहीं। अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो दो चीज़ों के, दो तबकात के लिए, दो मखलूक के लिए, इंसान और जिन्नात के लिए। कुरान के बीच में जब आते हैं तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, बार बार वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, ये वजाहत हो रही है इंसान और जिन्नात के लिए, इल्ला लियअबुदून, मैंने उनको पैदा किया इबादत के लिए। तो जिस तरह हमारे यहाँ पूरी रूटीन है, शरीयत है, इसी तरह वो भी फॉलो करते हैं इनके जो मुस्लिम है यहाँ पर। इसी तरह कुरान मजीद में वाल आदम अल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को जब मैंने यहाँ भेजा दुनिया में तो वो कुछ नहीं जानते थे, उन पर मैंने तजल्ली डाली तो वो नाम आ गए उनको। और अल्लाह पाक भी फरमा रहे हैं कुरान मजीद में कि जब मैंने उनको नाम सिखाए तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात नहीं जानते थे कि ज़मीन गल्ला देती है। इससे साबित हो गया जिन्नात पहले से मौजूद थे, अब इसका इनकार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात आती है कि जो साया हो जाता है ये क्या चीज़ें होती हैं। अब जिन्नात मखलूक़ात मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं शर पसंद, जैसे हमारे इंसानों में शर है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इंसान से भी पनाह मांगने को कहा है। अल्लज़ीना, इसके अलावा एक और आयत है मेरे ज़हन से मिस आउट हो रही है कि उसमें ये वजाहत होती है कि इंसान और जिन्नात दोनों ही वसवास डालते हैं। मेरे ख्याल यही आयत है आखिर में, मिनल जिन्नाति वन्नास, कि इंसान और जिन्नात दोनों के वसवास से या अल्लाह मुझे महफूज फरमा। तो साबित होता है कि जिन्नात वसवसे भी डालता है, इंसान भी डाल सकता है, बदगुमानी करता है, मिस आउट करता है, कोशिश करता है। जैसे हमारे यहाँ कंपटीशन लेवल पे हर बंदा हर चीज़ कर जाता है, झूठ भी बोल जाता है किसी को गिराने के लिए, अपने आप को ऊपर करने के लिए। इसी तरह जिन्नातों में भी ये चीज़ मौजूद है, वो वसवसे डालते हैं। उनमें जो शर पसंद लोग हैं, जैसे इंसानों में शर पसंद है, उनमें शर पसंद होते हैं, तो वो करते हैं, मस्तियाँ करते हैं लोगों से। तो चलिए, उसका जो है वो क्या तोड़ होता है फिर, क्या उसके तोड़ उसका ये है कि कुछ आयातें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सवाल उससे होगा जो जिस फन का माहिर जो होता है उससे सवाल होता है, तो माहिर से सवाल होता है। अब माहिरों ने ये कुछ वज़ाइफ बताए हैं, कुछ बुजुर्गों ने इसकी पूरी एक तरतीब बताई है। जैसे मंजिल बहुत मशहूर है, आपने देखा 33 आयातों वाली किताब मौजूद है, हर बंदा ही पढ़ता है। इसी तरीके से पंसूरा हो गया। अच्छा चलें, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शाहनवाज है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? शाहनवाज खान बात कर रहा हूँ। जी जी, मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुझे 6 माह हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा कारोबार बिल्कुल भी नहीं चल रहा। जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ मुझे नाकामी हो रही है। अच्छा ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? इनका नाम, इनकी वालिदा का नाम, और लड़ाई झगड़ा है प्रमुख में, और इनके वालिद का नाम। शाहनवाज, आप अपने वालिदा का नाम बताएं और वालिद का नाम बताएं। मेरी वालिदा का नाम है अनीसा खानम, वालिद का नाम है मोहम्मद दिलशाद खान। इनके साथ मसला है रूहानी, जादू का मसला है, इनके सर में भी दर्द होता है, जिस्म भी इनका मुतासिर है इस चीज़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस पर अभी मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं।
जी ओलिया के शहर में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की बात करें, आज के ताज़ा भाव की बात करें तो फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। फलों में सिर्फ कीनू सस्ता रह गया है, जबकि सब्जियां जो हैं उसमें बुनियादी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पहले सब्जियों के आज के ताज़ा भाव की बात कर लेते हैं, जिसमें लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो में, अदरक 320 रुपये फ़ी किलो में, लीमू जो है 160 से 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, हरी मिर्च 160, प्याज 240 से 280, जबकि मटर 120 से 140, टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। मौसमी सब्जियों की बात करें, जिसमें गाजर, मूली, शलजम, मेथी और पालक, उसके साथ जो गोभी है वो 40 से 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। मौसमी सब्जियों की कीमतों में शुरू में थोड़ी ज़्यादा थी कीमतों में, लेकिन अब मौसमी सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। ये जो बुनियादी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में कहीं ना कहीं इजाफा हो जाता है। फलों की कीमतों की बात करें तो फलों में जिस तरह पहले कहा है, कीनू ही सस्ता रह गया, बाकी तमाम फल जो हैं उनकी ऊंची उड़ान है, जिसमें अंगूर 600 से बढ़कर 700 रुपये फ़ी किलो हो गया है, स्ट्रॉबेरी 600 से 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अनार जो है उसकी कंधारी अनार कम से कम 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सेब 350 रुपये फ़ी किलो तक, चीकू पपीता 240 रुपये फ़ी किलो तक। इसके साथ अंगूर जो है, उसके साथ जो केले हैं वो मार्केट में सही तरीके से नहीं आ रहे, अगर आ भी रहे हैं तो क्वालिटी ठीक नहीं है, इसलिए उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। जो 160 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होते थे, 120 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होते थे, वो 240 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होने लगे हैं। लाड़काना अमरूद जो है वो 160 तक फ़रोख्त हो रहा है। लोकल अमरूद 80 से 120 के दरमियान में क्वालिटी के हिसाब से मुख्तलिफ कीमतों में दस्तयाब है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब्जी और फलों की मार्केट जो है मुल्तान शहर में अभी भी बहुत महंगी है, आम शहरी की पहुंच से दूर नजर आती है। जैसे ही मौसम गर्मा करीब आता जा रहा है, सब्जी और फलों की कीमतें दोबारा से आसमान से बातें करने लगी हैं, जो कि शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, जिस तरह मैं बात कर रही थी, महंगाई अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फ्रूट्स के हवाले से भी अगर हम बात करें तो मौसम जो है, मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से अब कीनू पहले बहुत ज़्यादा महंगे थे, लेकिन अब यह है कि थोड़ा सा उसमें अगर कमी आई है। तो बात यह है कि जितना हम लोग, एक तो होती है खुद साख, एक तो महंगाई, एक होती है खुद साख्ता महंगाई। लोगों ने इस हवाले से भी रेट्स अगर हम बात करें तो डिफरेंट जगहों पे जो है वो डिफरेंट रेट्स जो हैं वो मुकर्रर किए हुए हैं। और जो गवर्नमेंट की तरफ से हम अगर बात करें, जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स मुकर्रर किए गए, आज तक लोगों ने जो है उसके ऊपर कभी भी अमल दरामद नहीं किया, ना ही हमारे इदारों की तरफ से कभी भी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया गया कि ऐसे लोगों के जो खुद साख्ता महंगाई करके बैठे हुए हैं उन पर कोई एक्शन लिया जा सके। इसमें मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी मुझे जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और इसके साथ ही हमारे साथ जो है आज लाइव जो है मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं जी खिजरा आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खिजरा कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खिजरा, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज हम जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि जिस तरह बढ़ती हुई महंगाई है, जो इस टाइम हमारी सियासी सूरत हाल भी है, मुल्क की सूरत हाल पे भी बात करेंगे कि लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी और ये चीज़ें, अब साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? असमा, इस पर हम अगर बात करें तो हमने बहुत दफा पहले भी ये चीज डिस्कस की है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों का एक प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। असल में हमारे कुछ सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो गए हैं कि इनकम ना जनरेट हो नहीं पा रही है। जो आवाम की एक बेसिक इनकम होती है वो जनरेट ना होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनको इस टाइम फेस हो रही है वो ये है कि वो अपनी जरूरियात जिंदगी को किस तरह चलाएं, क्योंकि अब वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी जो है वो मोहताज हो गए हैं, क्योंकि नहीं अपना इनकम नहीं बना पा रहे, चीजें नहीं बना पा रहे हैं। और जो पहले इनके जॉब होल्डर्स हैं उनकी जॉब की जो पेमेंट है या उनका जो सैलरी है वो सिर्फ उतनी ही मिकदार में रह गई है। अगर 15,000 है तो 15,000 है, लेकिन उसके खर्चे वहां से बढ़ रहे हैं। तो ये जो बैलेंसेस जो आउट हुए हैं उसकी वजह से अगर आप शरह देखें तो इस टाइम डिप्रेशन और एंजाइटी की बहुत बढ़ रही है। लोग बहुत अंडर प्रेशर आ चुके हैं और जिसकी वजह से अगर इसको फुल तौर पर कंट्रोल ना किया गया तो मे भी लोगों की सूरत हाल मजीद वर्स्ट होना शुरू हो जाए। और
से घरेलू प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ। जाहिर सी बात है, खाना ना होने की वजह से बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन, बदतमीजी, या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है कि बच्चे कोई चीज ख्वाहिश का इजहार करते हैं लेकिन जेब में पैसे नहीं होते। तो ये सूरत हाल इस टाइम बहुत वर्स्ट चल रही है। तो इस पे देखना और इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, इसमें क्या थेरेपीज की ज़रूरत होती है, क्या समझती हैं, क्या करना चाहिए अपनी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह हमने बात की कि चिड़चिड़ापन जो है अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, घरों में जो है गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन कि अब अगर हम बच्चों में भी देखें तो उनमें भी अब बच्चों में जो है गुस्सा पाया जाता है, मतलब उस तरह का प्रेशर है उनके ऊपर भी। बिल्कुल, वो सूरत हाल ये देखे ना आपके, जब तक इसमें थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन तब तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कुछ बेसिक्स नहीं होती। देखिए, जब इंसान की जरूरियात जिंदगी जो होती है, जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं पूरी होंगी ना, कोई भी इलाज, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो थेरेप्यूटिकल हो, या वो किसी भी सोर्स से हो, वो फुलफिल नहीं हो पाता। जब एक भूखे इंसान के पेट में कुछ होगा ही नहीं तो वो हमारी बात समझे और सुनेंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे। तो जरूरियात जो जरूरत, मेजर जो आपकी जरूरत है वो ये है कि आप पहले अपनी बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट फुलफिल करवा लें। दूसरी चीज ये है कि अब इस टाइप का दौर इस तरह का है, हाँ, इसमें एक इन्वेंशन हम जरूर कर सकते हैं, वो ये कि हम अपने बच्चों, अपने लोगों को थोड़ा सा सिमटना सिखाएं, यानी कि अपनी ख्वाहिशात और चीजों को फैलने से बचाएं। तो ये एक बहुत जबरदस्त थेरेपी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको डिसेंसिटाइज जो है वो आपको सेंसिटाइज कर सकते हैं चीजों को, ताकि एक बेहतर जो है ना हमारे रिजल्ट मिल सके। क्योंकि हमारी जब ख्वाहिशात जो हैं अगर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, चीजें फैलना शुरू हो जाएंगी, तो वो थोड़ी सी जो बेसिक्स हैं वो भी वहां से हिल जाएंगी। अच्छा, कैथारसिस कितना जरूरी है खिजरा? डेफिनेटली कैथारसिस मैं कहती हूँ 100% ही आपकी लाइफ में जो है वो डिपेंड करता है, आपको मेंटेन रखने के लिए, एक हेल्दी लाइफ को चलाने के लिए। तो कैथारसिस करना और आपके जो चीजें वो जो आप इजहार नहीं कर पाते, जो आपके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रही होती हैं, आपको मसले नहीं समझ में आ रहे थे, उनके हल नहीं निकल पा रहे होते, उसके लिए ये एक बेस्ट सोल्यूशन है अगर आप उसको यूज करें और अगर हम इसको जो है अपनी डेली रूटीन में रखें तो। अच्छा, जो लोग कैथारसिस नहीं कर सकते, जो लोग अपना यूँ समझ लें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते कि अच्छा हम अपने दिल की बात या अपनी कोई परेशानी किसी से शेयर करें, तो जाहिर सी बात है और ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन का दबाव ज़्यादा हो जाता है, एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है, उनको फिर क्या करना चाहिए? वो किस तरह कैथारसिस कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप देखें कि लोग इस तरह की कैफियत में है ना कि वो अपना जो है एक इनर जो उनकी सेटिस्फेक्शन है वो समझ नहीं पा रहे कि मैं हमारी इनर सेटिस्फेक्शन है क्या, हम अपनी बात किस तरह कन्वे कर सकते हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर हम हमारे पास ऐसा केस आए तो हम देखते हैं कि हम उनको पहले कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो किस किस बारे में बात कर सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद वो खुद ब खुद जब इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि आप किसी के सामने अपनी एक जरूरी बात या आप अपनी एक छोटी सी बात कर सकें और उसको उसका रिफ्लेक्शन मिले। रिफ्लेक्शन इज दैट कि जिसमें आप उस बंदे की कैफियत को समझते हुए उसको जवाब दे रहे हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो इंसान जिस कैफियत में मुब्तला है हम उसकी कैफियत को समझते हुए उसको वैसा जवाब दें, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो मजीद चीजों के अपना इजहार कर सके और उसको समझ आए कि हाँ मैं इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं इससे बात कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ जो एक फ्लॉ है एक आम इंसान का दूसरे इंसान के साथ, वो ये है कि जब कोई इंसान अपने दिल की बात करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है या उसको इग्नोर किया जाता है या उससे बहुत स्टबनली एडजस्ट किया जाता है, यानी एक एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशंस होती हैं या फिर हमदर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं उनको। तो इस तमाम पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली एक डिसरिस्पेक्ट है किसी पर्सन की, और उस पर्सन की डिसरिस्पेक्ट को डेफिनेटली कोई पर्सन नहीं चाहता कि वो मुसलसल डिसरिस्पेक्ट फील करे। अच्छा, तो यहाँ पे मुश्किल भी ये है ना कि लोग सुनना पसंद भी नहीं करते ना, लोग बोलना चाह कहीं पे, ये भी हमारे असल में वो कंपैरिजन अगर आप देखें ना कि एक इंसान अपना अगर कोई गम बता रहा है तो वो कहता है नहीं मेरे पास ज्यादा बड़ा गम है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो कंपैरेटिवली हम
चीजों को समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि बस हमारे पास जो है वो ही सबसे बड़े मसाइल हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये इस हवाले से भी बात करेंगे, जिस तरह आजकल हम देखते हैं रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। आपके रिश्ते बड़े कीमती होते हैं ना, आजकल हम ख़वातीन के हवाले से भी थोड़ा सा देखें, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज पाए जा रहे हैं कि एक जो दिखावा हमारे यहाँ आ चुका हुआ है ना, कि हमने अगर किसी के घर में घर को देख लिया है, हमने किसी की गाड़ी को देख लिया है, किसी को अच्छा पहनता हुआ देख लिया है, तो हम वही चीज़ जो है वही डिज़ाइन हम अपने घर में भी फरमाइशें भी वही कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शायद हमारे ये ताल्लुकात और हमारे जो रिश्ते हैं वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें भी ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा टेंशन इस चीज़ को लेकर। ये वैसे ये टॉपिक एक बहुत मतलब वास्ट और एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम इंसान ना शुक्र करना नहीं सीखते। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ नवाजा है, जो कुछ हमारे पास है, वो उससे भी बढ़कर है जो हमसे नीचे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये हमारी जनरेशन में ना कुछ वजूहात की बिना पर बहुत बढ़ गया है। जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो गया, आपके जो थ्रू आउट वर्किंग में आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश कर ली है, ब्रांड्स को मेंटेन किया है। मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं तो वो इस किस्म की चीजें देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को करते हुए कि उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है लोगों का। हमारे पास भी वो चीज होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने आप को उन लोगों से कंपैरिजन करें तो हमारी क्लास, हमारी स्टेटस, हमारी पर्सन टू पर्सन बहुत डिफरेंस है। एक इंसान दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो उसके अदार और एतवार से लेकर उसकी हर चीज भी उसके उस निस्बत से डिफरेंट ही होगी। अब यहाँ पे जो डिप्रेशन है वो ये है, आज के औरतों में ये चीज ज्यादा है कि वो इस चीज को फील करते हैं कि अगर हमने कहीं जाना है तो हम अगले उस इवेंट में दूसरे बंदे ज्यादा अच्छा सूट पहन के जाएं ताकि हम ज्यादा अच्छा नजर आए। तो आप ये देखिए कि आपकी इनर खूबसूरती क्या है, क्या आप चीजें दिखा रही हैं, कर रही हैं, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करें कि जो आपके पास है वो बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको जिस्म ढकाने के लिए कपड़े दे दिए, आपको चीजें दे दी, घर दे दिया, आपको रहने का मकान पूरा आपके पास है। तो हमारे यहाँ जब तक ये कॉन्सेप्ट पैदा नहीं होगा ना कि हम शुक्र अदा करें, हम ठीक नहीं कर सकते अपनी चीजों को, क्योंकि हमारी चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारी जो एक वास्ट एरिया है हमारा, वो देखें आप कि आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है ना, तो वो दूसरा बच्चा ये कहेगा कि इसके पास मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए। दिखावा और ये चीजें वाकई बहुत समझाने की बजाय, बिल्कुल पेरेंट्स ये समझाने की बजाय कि बेटा मोबाइल जो है वो आप किसी और मतलब फिर कभी ले लेना, या मेरे पास अभी सोर्सेज नहीं है या चीजें नहीं है, हम उधार लेकर उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने को फौकियत देते हैं। तो यहाँ हम खुद कुछ चीजों के मामले में बहुत गलत है, यानी कि हमारी अपनी सोच और हमारा जो अपना एक तरीका वारदात है, या हमारे समझ लें कि आप एक तरीका जो हमारे समझाने का है वो बहुत गलत है। कि हम चीजों को समझाने की बजाय, रियलिटी दिखाने की बजाय हम उनको दूसरे तरीकों से खुद को तंग करके या खुद को मतलब कि कर्जे या चीजों के जाल में फंसा कर हम चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और तरबियत का कहीं ना कहीं फुकदान हमें नजर आता है, जो तरबियत का सिलसिला था वो रुक गया है। डेफिनेटली देखिए, घर में जो भी लोग कर रहे होते हैं ना, यानी कि अगर दो लोग कोई काम कर रहे हैं या दो लोग कोई चीजें कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर जो है वो हमारे पूरे घर के चीजों पर पड़ रहा होता है। यानी कि अगर दो कमाने वाले लोग हैं ना, तो उनका जो असर है, जो उनका एक काम करने का तरीका है, वो हमारे पूरे घर पे असर करता है। अगर वो बता दें कि हम किस तरह कमा रहे हैं, हम किस तरह कर रहे हैं, तो घर वाले समझते हैं। समटाइम जो मर्द हजरात हैं वो, क्योंकि वो लोग मेजोरिटी में है कि वो कमाते हैं, तो वो कभी ये नहीं बताते कि हम किस तरह कर रहे हैं। अब घर बैठे इंसान को ये बात नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली बाहर रहने वाले इंसान को भी नहीं पता कि मैंने घर में किस तरह से मैनेज करना है। तो अगर वाइस वर्सा उनके मिसकम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो ये हालात बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, और जो लोग मेडिसिन पे चले जाते हैं उनके लिए अगर उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो फिर वो कोई ना कोई इस तरह की मेडिसिन खा लेंगे, जिस तरह वो समझते हैं कि शायद मेडिसिन खाने से हम जो है अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं और हम रिलैक्स भी हो सकते हैं। असल में हम बात कर रहे थे कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे आजकल एक फैशन बन गया है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बेसिकली फैशन बना दिया गया है। और अनफॉर्चुनेटली हम
को समझते नहीं है। यानी हमने साइकोलॉजी का नाम तो सुन लिया है, हमने ये बीमारी सुन तो ली है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बीमारी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसकी असल वजह और असल चीज नहीं समझ पाते, इसका हल नहीं समझ पा रहे हैं। अब होता ये है कि अगर आप एक इंसान को सोचिए टेंशन भी है, उसको लगता है मुझे डिप्रेशन हो गया और वो डिप्रेशन के मेडिसिन खाने लग जाता है। अब आप कहीं मतलब ज्यादातर इसमें वो लोग मौजूद है जो सेल्फ मेडिकेटेड है, जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। और वो खतरनाक भी है, उससे मजीद आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो बढ़ सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे केसेस डील कर चुके हैं जो सेल्फ मेडिकेशन पे अपनी चीजों को खराब कर चुके हैं और उससे उनको फायदा भी नहीं होता, वो मजीद नुकसान की तरफ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि इंसान जी बहुत क्रॉनिक सिचुएशन है और बेहतर इसमें सिर्फ तभी बेहतरी आ सकती है जब आप अपना कैथारसिस करें। देखिए हमने भी कुछ पॉइंट्स को नोट किया तो उसमें कैथारसिस एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप अपनी, अगर आप पहले जो बीमारी है आप उसको आइडेंटिफाई तो करवाएं कि आपको एक्चुअली आपको मसला क्या है। बिल्कुल यस, समटाइम्स लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ना टेंशन होती है, यानी कोई वर्कलोड है उसकी वजह से उनको एक प्रॉब्लम हो रही है और वो डिप्रेशन की तो बायपोलर की और डिफरेंट मेडिसिन ले रहे होते हैं। ये मेडिसिन उनके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। फिर दूसरा, आजकल जो ड्रग्स की रेशो बढ़ गई है वो भी यही वजह है। बिल्कुल ऐसी उसकी वजह से भी काफी हम अगर यानी एक चीज दूसरे से इंटरलिंक है और ये लोग इस चीज को अगर नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वो उनके लिए है कि हम अपनी चीजों को संभाल लेंगे। ऐसा नहीं होता, कोई इंसान खुद से कभी नहीं संभालते। अगर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है तो वो किसी वजह से पैदा किया है। अगर आपके साथ 4 लोग जुड़े हैं तो जी खिजरा बहुत शुक्रिया। एक टॉपिक ऐसा है कि जिसके साथ जो है वो बहुत ही डिटेल के साथ हम गुफ्तगू कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको जो है शो में आपको बुलाएंगे और इस पे बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जिस पर हम बात हो रही थी। एक कॉलर भी थे, उनको आपने जवाब देना था। जी उनके साथ जादू का मसला है और जादू ज़ाहिर है, जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंसान की पर्सनैलिटी को मुतासिर करता है, उसके साइकोलॉजिकल माइंड को मुतासिर करता है। जब इंसान का माइंड ही मुतासिर हो जाएगा, उसमें वो एफर्ट नहीं रहेगा, उसका दिल नहीं चाहेगा, दिमाग उसको पुश नहीं करेगा वो काम करने पे, तो ऑटोमेटिकली उसके काम पर इफेक्ट आएगा इसका। तो बेसिकली टारगेट इंसान को ही किया जाता है, उस पर ही वो जादू आता है, तो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही बैठना शुरू हो जाता है सारा कुछ उसका काम। और सारा कुछ इस वजह से होता है कि ज़ाहिर है उसकी पर्सनैलिटी जब इससे मुतासिर होती है, उसका माइंड इससे मुतासिर होता है, तो वो चाह कर भी नहीं कर पाता। ये नेगेटिव एनर्जी की क्वालिटी है कि वो जब इंसान को मुतासिर करती है तो इंसान को पता होता है कि मैं ये एफर्ट करना चाह रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो नेगेटिव एनर्जी उसको इस तरह बाउंड कर देती है अपने अंदर। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि माहिर के पास जाए, ऐसे लोगों को तलाश करे, हेल्प ले, हेल्प सीकिंग बन जाए थोड़े टाइम के लिए। जब उसको मिल जाए तो फिर उस पर वो अमल करे जिस तरह माहिरीन बताते हैं। इसके माहिरीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनकी किताबें पढ़े और मौजूदा दौर में तलाश करे कि कौन है इस वक्त जो ये मेरी मुश्किल हल कर सकता है या जो जान सकता है। तो ऐसे लोगों से रब्ता करके अपना मसला हल करवाए। ठीक, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपका भी एहसन, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। जाते हुए आपसे जो है मनकबत सुनेंगे हम आखिरी कलाम, और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और जाते हुए जो है वो कलाम सुनेंगे।